नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि निलंबन और बहाली सर्विस का एक पार्ट होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक भाई या कर्मचारी हैं जो निलंबन के पश्चात अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं और आपको बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी बताने चल रहे हैं जो हो सकता है कि आपको समझ में ना आती हो। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी का निलंबन होता है तो उसके निलंबन आदेश में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जो समझ से परे होती हैं। तो आज दोस्तों उन्हीं बातों को मैं लेकर आया हूं और आपको बताने चल रहा हूं। एक एक बात को आप समझिए कि निलंबन अवधि में कितना वेतन मिलता है, अर्ध वेतन अवकाश वेतन की राशि क्या है, महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन क्या है, प्रतिकर भत्ता क्या है, जीवन वृत्ति क्या है, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 मूल नियम 53 क्या है। तो साथ में दोस्तों क्या निलंबन की अवधि में कोई अवकाश प्राप्त होता है कि नहीं, ये बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, ताकि निलंबन की अवधि में आपके साथ कोई जो है शोषण ना हो सके और आप अपने अधिकारों को जानते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि निलंबन अवधि में कितना वेतन मिलता है। तो कर्मचारी के निलंबन पर उसको उसके मूल वेतन का 50% वेतन 3 माह तक दिया जाता है। इस अवधि को 90 दिन के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका वाजिब कारण बतलाना होगा। अर्थात दोस्तों, जो निलंबन की अवधि है वो पहले 6 महीने थी, लेकिन अब उसे 3 महीने ही कर दिया गया है। 3 महीने के पश्चात अगर आपकी निलंबन की अवधि बढ़ती है तो उस दौरान में जो है उसका वाजिब कारण बताना होगा। और साथ में जो 3 महीने आपकी बढ़ी हुई निलंबन अवधि आगे अगर बढ़ती है तो उस दौरान आपके वेतन, आपके भत्तों में जो है बढ़ोतरी भी की जा सकती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, कर्मचारी के निलंबन पर उसको उसके मूल वेतन का 50% मिलता है। आप समझ चुके हैं यहाँ पर मूल वेतन, यहाँ वेतन की बात हो रही है दोस्तों, अभी भत्तों की बात नहीं हो रही है। फिर दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आप जो है किसी प्रकार का अवकाश लेते हैं जिसमें अर्ध वेतन देय होता है, तो अर्ध वेतन के दौरान दोस्तों आपको जो है जो महंगाई भत्ता, जो चीज़ें भत्ता पहले मिल रहे होते हैं उसका सब कुछ आधा हो जाता है, आपका मूल वेतन भी आधा हो जाता है। और अर्ध वेतन के दौरान आपके वेतन में भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो आप यही समझ लीजिए कि आप 3 महीने के लिए निलंबित हो गए हैं, या फिर ये मान लीजिए कि आप 3 महीने के लिए अर्ध वेतन पर चले गए हैं। अर्ध वेतन अवकाश के मामले में अवकाश पर जाने से पूर्व लिए जा रहे वेतन के आधे वेतन के बराबर देय होगा। असाधारण अवैतनिक अवकाश के मामले में कर्मचारी किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा। अगर आप असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहे हैं, जो कि अधिकतम 5 साल तक की होती है, अवकाश अवधि में देय अनुमन्य भत्तों की गणना पूर्ण वेतन या अर्ध वेतन जैसा भी मामला हो के आधार पर होगी। पूर्ण वेतन अवकाश के मामले में अवकाश पर जाने से पूर्व लिए जा रहे वेतन के बराबर वेतन देय होता है, जबकि अर्ध वेतन अवकाश के मामले में अवकाश पर जाने से पूर्व लिए जा रहे वेतन के आधे वेतन के बराबर देय होता है। तो दोस्तों ये तो रही वेतन की बात। अब मैं आगे आपको और चीज़ें मैं बताऊंगा, भत्तों की बात। अगला पॉइंट है, क्या निलंबित कर्मचारी को कोई अवकाश देय होता है। तो दोस्तों इस बारे में आप समझ लीजिए कि निलंबनाधीन कर्मचारी को कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, और उस कर्मचारी को भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप सेवा मुक्त अथवा सेवाच्युत करने का निर्णय पहले से लिया जा चुका है। अर्थात किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। अब महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन क्या है दोस्तों। महंगाई भत्ता क्या है, पहले तो यही जान लीजिए कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत का समायोजन है। बढ़ती कीमतों को बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन में नियमित आधार पर सुधार किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को सीमित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद केवल आंशिक सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि कीमतों में बाजार की स्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव होता है। नतीजतन सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव से बचाए। मुद्रास्फीति का प्रभाव कर्मचारी के स्थान के अनुसार बदलता रहता है। नतीजतन डीए इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है या नहीं। तो दोस्तों यही है आपका जो है
महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन, अर्थात आपकी निलंबन की अवधि में आपको कितना महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यही है उसका उपांतिक समायोजन। अर्थात आपको जो है आपके वेतन के आधार पर जब आप निलंबित नहीं थे उसके पहले कितना महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उसी के अनुसार उसका समायोजन किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम क्लियर करते हैं जो हमारा सरकारी गजट है, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 मूल नियम 53 क्या है, जिसके तहत निलंबन के बारे में लिखा गया है। नियुक्त प्राधिकारी के आदेश के अधीन निलंबित समझा गया या निलंबित सरकारी सेवक निम्नलिखित समुदायों का हकदार होगा। संदायों का समझिए दोस्तों, यहाँ समुदायों लिख गया है, उसको आपको संदाय समझना है। संदाय का मतलब देनदारी, जो आपको देना है। पहला, उस छुट्टी या वेतन के बराबर रकम का निर्वाह भत्ता जो वह सरकारी सेवक तब लेता है जबकि वह अर्ध और औसत वेतन पर या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता है। अर्थात आपको निलंबन की अवधि में उतना ही वेतन मिलना है जितना आप अर्ध वेतन पर कोई अवकाश ले लेते हैं तब मिलता है। और उसके अतिरिक्त ऐसी छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता यदि वह अनुज्ञेय हो, यदि महंगाई भत्ता देने का लाइसेंस है, अर्थात महंगाई भत्ता देना निश्चित है, परंतु जहां निलंबन की अवधि 3 माह से अधिक हो, वहां वह प्राधिकारी जिसने निलंबन का आदेश दिया था या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने निलंबन का आदेश दिया है, प्रथम 3 माह की अवधि के बाद की किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में परिवर्तन निम्नलिखित रूप से करने के लिए सक्षम होगा। अर्थात दोस्तों पहले 3 महीने तो जो महंगाई भत्ता है वो आपको आधा ही मिलेगा, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आपकी निलंबन की अवधि बढ़ती है तो उसके लिए जो आपका निलंबित करने वाला प्राधिकारी है वो जो है निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी कर सकता है। उसका नियम इस प्रकार से है, निर्वाह भत्ते की रकम में प्रथम 3 माह की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50% से अनधिक, अर्थात 50% से ज़्यादा नहीं, यथोचित रकम बढ़ाई जा सकेगी यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए न माने जा सके हों। ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएं। यदि आपको लगता है कि आपका जो निलंबन है वो गलत कारणों से हो गया है और 3 माह के बाद आपका निलंबन बढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका डीए है, डीए जो है वो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ जाएगा आप ये भी ध्यान दीजिए कि जिस समय आप निलंबित हुए थे उस समय आपका जो डीए था वो 50% हो गया था, तो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, बढ़ाई जा सकेगी। निर्वाह भत्ते की रकम में 3 महीने की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक यथोचित रकम बढ़ाई जा सकेगी। यानी पहले तो आपको 50 मिलता था, अब 50 का 50% और निकाल लेंगे, अर्थात 25% और बढ़ जाएगा। अर्थात अब आपको महंगाई भत्ता जो है वो 75% मिलने लगेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और दूसरा नियम यह है कि निर्वाह भत्ते की रकम में से प्रथम 3 माह की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक यथोचित रकम घटाई जा सकेगी यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए माने जा सकते हैं। ऐसे कारण लेखबद्ध किए जा सकेंगे। अर्थात आपका निलंबन का जो कारण है, अगर वो कारण सही है और आपका अगर 50% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है तो उसे घटाया भी जा सकता है। महंगाई भत्ते की दर ऊपर के उपखंड 1 तथा 2 के अधीन अनुज्ञेय यथा स्थिति बढ़ाए गए या घटाए गए निर्वाह भत्ते पर आधारित होगी। निलंबन की तारीख को सरकारी सेवक को मिलने वाले वेतन के आधार पर समय समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकर भत्ते बशर्ते ऐसे भत्तों को लेने के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की गई हों। अन्य भत्ते जैसे आपका जो है मकान किराया भत्ता मिलता है या कोई किसी अन्य प्रकार का आपको भत्ता मिलता है, अगर आप उसकी शर्तें पूरी करते हैं तो वो भत्ते भी आपको मिलेंगे। निर्वाह भत्ते की समीक्षा, निलंबित अधिकारी अपने अर्ध वेतन अथवा अर्ध औसत वेतन पर अपनी छुट्टी के वेतन की दर से निर्वाह भत्ता तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मूल नियम 53(1)(11) का के अधीन कोई आदेश पारित न कर दे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की 3 माह की अवधि के भीतर आदेश पारित न करने के कारण संबंधित अधिकारी को भारी कठिनाई हो सकती है अथवा सरकार को अनावश्यक खर्च करना पड़ सकता है, तो मंत्रालयों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने नियंत्रणाधीन ऐसे सभी पदाधिकारियों को जिन्हें अपने अधीन सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्तियां प्राप्त हैं या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी करें कि ऐसे सभी मामलों में यदि समय पर कार्रवाई प्रारंभ की जाए ताकि अपेक्षित आदेश उसी समय लागू किया जा सके जब निलंबित अधिकारी ने निलंबन के 3 महीने पूरे कर लिए गए हों। अर्थात दोस्तों जो निलंबन करने वाले प्राधिकारी हैं उन्हें जो है जो भी आदेश देना है वो 3 महीने के पूरा होने पर ही तुरंत दे देना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो।
1 का इसमें क्या है, मूल नियम 53 के अधीन यह आवश्यक है कि निलंबन की प्रथम 3 महीने की अवधि के समाप्त होने से काफ़ी समय पूर्व सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रत्येक मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए जिसमें निलंबन की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़ाने की संभावना हो, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दर में परिवर्तन नहीं किया जाना है तो उक्त आशय की विशेष आदेश पारित किए जाएं, अर्थात 3 महीने के अंदर ये आदेश पारित कर दिए जाएं और वह परिस्थितियां रिकॉर्ड में दर्ज की जाएं जिनके आधार पर यह निर्णय किया गया है। और दूसरी बात यह है, यद्यपि मूल नियम 54(1)(11) के परंतुक में दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा के लिए विशेष रूप से व्यवस्था नहीं है, फिर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा प्राधिकारी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्रारंभ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि पर 50% तक बढ़ाने या घटाने के आदेश पारित करने में सक्षम होगा। दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय की जा सकती है। अर्थात दोस्तों, ये जो समीक्षा है ना, उसे कितनी बार भी की जा सकती है। ये जो है सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि आपका जो निर्वाह भत्ता है उसको 50% तक और बढ़ाया जाए या घटाया जाए। यदि निलंबन की अवधि लंबे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है तो उसने विलंबकारी युक्तियां अपनाई हैं तो प्रथम समीक्षा के आधार पर एक बार बढ़ाई गई निर्वाह भत्ते की राशि को घटाकर प्रारंभ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि का 50% किया जा सकता है। इसी प्रकार यह निलंबन की अवधि लंबे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है और सरकारी कर्मचारी ने विलंबकारी युक्तियां नहीं अपनाई हैं तो जिन मामलों में निर्वाह भत्ते की राशि प्रथम समीक्षा के बाद घटा दी गई है उनमें निर्वाह भत्ते की राशि को प्रारंभ में मंजूर की गई राशि के 50% तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात दोस्तों, अगर आप जो है निलंबन के कारण में सही पाए जाते हैं तो आपका निर्वाह भत्ता 50% घटाया जा सकता है। अगर आप सही नहीं पाए गए, गलत आप पर आरोप लगा है तो आपका निर्वाह भत्ता 50% बढ़ाया जा सकता है 3 महीने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिक्रिया या प्रतिपूरक भत्ता क्या है। प्रतिपूरक भत्ता का अर्थ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया भत्ता है जिसमें कर्तव्य किया जाता है, लेकिन इसमें महंगाई भत्ता, अतिरिक्त भत्ता या कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं है जो समय से अलग नियमों द्वारा विनियमित होता है। तो दोस्तों, यद्यपि जो है ये जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 का जो नियम है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें हमने खाली सारांश निकाला है। आशा करता हूँ कि काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और मैं आदेश का PDF भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।